आज हम लोग को क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग को बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पाचन तंत्र में कहने का मतलब क्या होगा भाई? हम लोग कोई चीज खाएंगे तभी तो पचाएंगे ना। ठीक है, जब तक खाएंगे ही नहीं तो पचाएंगे क्या? तो सबसे पहले हमको खाना के बारे में समझना चाहिए, तब तो उसको पचाने का काम समझेंगे ना कि कैसे कैसे पचेगा। तो सबसे पहले हमको खाना के बारे में समझना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक अलग, वैसे ये अलग सा टॉपिक भी है, लेकिन हम उस टॉपिक को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पढ़ लेते हैं। उस चैप्टर का नाम होगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तब तक पचाएंगे क्या? तो पहले हम लोग को खाने के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, और खाना को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज तो बाद में, लेकिन पहले सिंपल में ये बात समझो। न्यूट्रिशन क्या है कि इनटेक ऑफ फूड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या चीज होता है कि खाना को खाना और उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करना, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन लिख देते हैं इसको। इट इज द प्रोसेस ऑफ, सब लोग लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ टेकिंग food and converting it into एनर्जी। उसी को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है कि खाना को शरीर के अंदर लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, उस खाना को हम, उससे एनर्जी रिलीज करे होगा हमारे शरीर के अंदर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को समझना क्या पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। फिर व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स होता है जो चीज हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो न्यूट्रिशन तो प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जिस चीज को खाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। क्या है? फूड एंड कन्वर्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रिएंट्स क्या चीज होता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज होता है? तो न्यूट्रिएंट्स होता है substance which provide energy, यानी ऐसा वस्तु जो हम लोग खाते हैं और वो क्या करे? हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, विच प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी फॉर। और वो एनर्जी का जरूरत क्यों है? नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट। हाँ बोलिए सर। प्रोसेस ऑफ, उसका बाद क्या लिखा है सर? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। अब यहां पर क्या लिख रहे हैं? सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन।
ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऐसा वस्तु जो हम शरीर के अंदर लेते हैं और उससे हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। एनर्जी क्यों मिले? क्योंकि हमारे शरीर का बहुत सारा काम है, उस काम को हम लोग पूरा कर सके। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन तो प्रोसेस होता है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? उस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग जिस चीज को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आया? आप सबको समझ में आया ये चीज? ये दोनों बात सबको समझ में आया? बताइए। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर मुझे और एक बार समझा दो ना। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? कोई भी वस्तु अपने शरीर, जैसे कि भात, जैसे कि रोटी, ठीक है, हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ना। ठीक है, एनर्जी होता है, एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को। भाई एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग काम करते हैं, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए शरीर को, इसीलिए तो हम लोग भात खाते हैं ना। ठीक है, तो ये जो भात खाना जो है, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। समझे? एक प्रोसेस, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो भात है ना, हम लोग देखो कहने के लिए केवल भात खा लेते हैं। हाँ, अब ये देखो एक बात है, हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्या भात खाने से एनर्जी मिलेगा? क्या हमारा शरीर, देखो हमारा शरीर में क्या अंदर में तो कोई दांत वांत तो है नहीं, दांत वांत तो है नहीं शरीर के अंदर में, ठीक है, कि उससे वो एनर्जी बना लेगा। देखो हम लोग को एनर्जी कहां पर मिलता है? शरीर के किस भाग में एनर्जी मिलेगा? शरीर के, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि सेल्स जो होते हैं, वो कोशिका जो होते हैं, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब क्या है? कि एक कोशी, हम लोग अपने शरीर में, मतलब हम लोग जितना काम करते हैं ना, एक कोशिका भी उतना काम करता है। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी का जो एनर्जी जो मिलेगा, वो कहां पर मिलेगा? कोशिका में मिलेगा, सेल में मिलेगा। ठीक है, अब सेल के पास तो कोई दांत वांत तो है नहीं, तो भात तो खा नहीं सकता, रोटी तो खा नहीं सकता सेल। हमने तो खाया रोटी, हमने तो खाया भात। ठीक है, तो देखो रोटी और भात में क्या होता है पता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, रोटी नहीं खा रहे हैं हम लोग क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ठीक है, तो अब किसी को बोलोगे, अब कोई भात खाता रहेगा तो बोलोगे अरे तुम भात नहीं खा रहे हो, तुम क्या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता है तो बोलते हैं कि भात खाते हैं, हाँ रोटी खाते हैं, लेकिन भात और रोटी नहीं खाते। हम लोग ओरिजिनली क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जाएगा शरीर के अंदर में। ठीक है, हम लोग, अब वो कार्बोहाइड्रेट, देखो चावल के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट है। अब और वहां से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारा बायोलॉजिकल, मतलब रिएक्शन होगा। जैसे देखो, जैसे मानो चावल खाए, चावल खाते ही मुंह में क्या हुआ पता है? मुंह में देखते हो पानी पानी रहता है ना, लार रहता है ना। और लार क्या है? वो केमिकल है, वो एंजाइम है। ठीक है, फट से लार उससे मिक्स हो जाएगा। मुंह में जैसे ही खाना डालोगे, लार फट से उसमें मिक्स हो जाएगा। यहीं से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट निकलना शुरू होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, और दांत को जितना, जैसे रोटी होता है ना, जिसको जितना चबाओगे, उतना जितना स्मॉल पीस में करोगे, उतना आसानी से जो सलाइवा जो है, ठीक है, लार जो है, उतना अच्छा से कार्बोहाइड्रेट निकाल पाएगा। कार्बोहाइड्रेट निकला वहां से। ठीक है, हम लोग ने फूड को अंदर लिया, हाँ, गले से अंदर गया, पेट में गया, और भी वहां पर रिएक्शन होगा। तो अब वहां से जो कार्बोहाइड्रेट निकला, अब देखो कार्बोहाइड्रेट भी बड़ा है, रोटी तो बड़ा था ही, कार्बोहाइड्रेट भी बड़ा है।
हमारा सेल कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले सकता, ठीक है, वो क्या लेगा, वो लेगा ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को फर्दर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज कहां पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वहां पर रिएक्शन करेगा, तब जाकर ग्लूकोज से हम लोग को बॉडी को एनर्जी मिलेगा। समझे, समझ में आया इस चीज को। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर देखो, भात क्या हो गया, फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, रोटी क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। समझे, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली नहीं खा सकते, हम लोग प्रोटीन डायरेक्टली नहीं खा सकते, किसी चीज के माध्यम से खाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। समझ में आया, हाँ बोलो। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यदि बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या होता है ना, ग्लूकोज, अभी जैसे कि मान लो तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी का जरूरत है, तो बॉडी क्या करता रहता है, ग्लूकोज को वो एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, तो तुमको एनर्जी मिलता रहता है। अब जैसे कि तुम खाना अच्छा भर पेट खा लिए और काम नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी का जरूरत नहीं है, तब वो ग्लूकोज जो होगा वो लीवर में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। और जब तुमको तुम्हारे बॉडी का एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाएगा और तुम्हारे बॉडी को क्या मिलने लग जाएगा, एनर्जी मिलने लग जाएगा। लेकिन अब यही ग्लूकोज का मात्रा, अब तुम कोई काम वाम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन यही ग्लूकोज का मात्रा जब तुम्हारे सेल इसमें आ जाए, ब्लड में आ जाए, ठीक है, और यूरिन में आ जाए, तब तुमको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। कहते हैं ना कि शुगर हो गया है, इसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। इसलिए देखते हो जो पेशेंट शुगर का पेशेंट होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मीठा चीज जो खाते हो उसमें पाया जाता है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट क्या है, मीठा चीज, शुगर, ठीक है। इसलिए देखते हो जो भी आदमी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसको ग्लूकोज खाने, मतलब मीठा चीज खाने से मना किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो शुगर किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, तब हमको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। अब समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर समझ में आया इस चीज को, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो न्यूट्रिशन जो होता है ये दो तरह का होता है, न्यूट्रिशन जो होता है ये दो तरह का होता है, यानी ये भोजन जो होगा वो दो तरीके का होगा, ठीक है। तो एक लिखो यहां पर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब क्या होगा, ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। एक सिंपल सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के प्रेजेंस में वो क्या कर सकता है, खाना बना सकता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा वो क्या कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। तो इस ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बना सकता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। समझे इस चीज को, मतलब सिंपल सा खाना है वो अपने से बना सकता है। तो यहां पर देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या, एक क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, पेड़ पौधा अपना खाना खुद बना सकता है,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। जो अपना खाना खुद बना सकता है उसको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना खाना नहीं बना सकता है और अपने खाने के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। समझ में आया, सबको समझ में आया कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, इसका एग्जाम्पल मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट्स होगा, ठीक है, एल्गी होगा, एल्गी होगा, उसके बाद बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना नहीं बना पाएगा और अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे। हाँ बोलिए। तो प्लांट्स का बाद में क्या लिखा सर, एल्गी, ALGAE, एल्गी, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरिया और ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक जो है ये 3 तरह का होता है। हेट्रोट्रॉफिक जो होता है ये 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, ठीक है, एक होता है पैरासाइट्स, एक होता है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। और तीसरा होता है होलोफाइट्स, नहीं होलोफाइट्स नहीं होता, होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक। समझे इस चीज को, पैरासाइट हेट्रोट्रॉफिक कौन कौन से होंगे, मैं इसी तरीके से लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि उधर से ये 3 तरह का होगा। पहला होगा पैरासाइट्स, दूसरा सेप्रोफाइट्स, तीसरा होलोजोइक। अब यहां पर एक चीज देखो, पैरासाइट्स कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसा जीव जो किसी दूसरे के साथ चिपक के रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉर्म्स वगैरह, और उसको हानि पहुंचा दे, जैसे कि कोरोना वायरस जो है, ठीक है, वो क्या करता है, शरीर के अंदर में रहता है और शरीर को हानि पहुंचा देता है, तो एक प्रकार का क्या हुआ, पैरासाइट्स हुआ, ठीक है। वो किसी को मतलब इंसेक्ट्स वगैरह किसी चीज के अंदर पर रहेगा और उसी को हानि पहुंचाएगा, तो ऐसा होता है पैरासाइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। दूसरा होता है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स कहने का मतलब जो सड़े गले मृत जीवों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स, जो सड़ा गला या मरा हुआ चीज को खाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो होलोजोइक क्या होता है, ठीक है, होलोजोइक होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो न्यूट्रिशन का 5 प्रोसेस होता है, 5 स्टेप में उसका न्यूट्रिशन हो, यानी उसका जो डाइजेशन हो, वो कुछ भी खाए तो उसका 5 स्टेप में वो फॉलो करे, तो उसको हम लोग होलोजोइक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होने के लिए 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है, 5 प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर हम मतलब खाना को पचा पाते हैं। समझे इस चीज को, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो डाइजेशन प्रोसेस जो हो वो 5 स्टेज में क्लियर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। समझे, तो फॉर एग्जाम्पल देखो,
क्या होता है, कैसे होता है? हम लोग ने क्या किया, मान लो तुमको चावल दिया गया खाने के लिए, तो उसको मिक्स किए, दाल मांस मछली सब मिलाकर उसको मिक्स किए, मिक्स करके मुंह में डाले। तो ये जो मुंह में जो डाल रहे हो ना, तो मुंह में डालना एक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। मुंह में डालोगे तो फर्स्ट स्टेज हुआ। तो जो फर्स्ट स्टेज को इंजेशन कहा जाता है। खाना को मिक्स करके मुंह में जो डालते हो ना, उसको इंजेशन कहा जाता है। समझ में आया इस चीज को कि व्हाट इज इंजेशन? तो यदि कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो फिर से दिखा देंगे इस चीज को, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं। तो होलोजोइक क्या चीज होता है? होलोजोइक जिसमें 5 स्टेज में डाइजेशन प्रोसेस पूरा होता हो, उसको होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स हम लोग होलोजोइक है। हाँ, कैसे? क्योंकि हम लोग का जो डाइजेशन होता है वो 5 स्टेज में होता है। तो पहला स्टेज कौन सा है? पहला स्टेज है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन क्या है कि खाना को मिक्स करके हम लोग मुंह में डालते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज होता है? अब इंजेशन हुआ, मुंह में गया खाना, इसके बाद खाना कहां पर जाएगा? हमारा स्टोमक में जाएगा, ठीक है। अब स्टोमक में उसको एकदम पूरा मतलब ये होगा, केमिकल सब मिलेगा उसमें, मिक्स होगा वो सब चीज से। उसके बाद जाएगा खाना कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, वैसे इस चीज को आगे फिर पढ़ना है, लेकिन यहां पर ध्यान देना कि खाना कहां पर गया? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में गया। छोटी आंत में खाना का डाइजेशन होता है। खाना का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है। खाना का डाइजेशन कहां पर होता है? मतलब छोटी आंत में। आंत दो तरह का है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो डाइजेशन वहां पर होगा खाना का। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहां पर क्या होता है? उसका जो वाल होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, उस पर छोटा छोटा बाल के तरह का चीज पाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोविली कहते हैं। दिखाए थे ना उस दिन, बाल का छोटा छोटा जो चीज होता है उसको माइक्रोविली कहते हैं, ठीक है। तो बाल के तरह का छोटा चीज होता है, उसको माइक्रोविली कहते हैं। ये छोटा छोटा बाल क्या करता है कि वो खाना जो वहां पर डाइजेशन हुआ ना, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जितना भी चीज है, ठीक है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? वहां पर वो माइक्रोविली क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और उसको एब्जॉर्ब करके भाई ब्लड वगैरह सबको दे देता है। हाँ, अब वो खाना क्या होगा? हर सेल के तरफ पर पहुंचेगा। सेल क्या करेगा? वो खाना को अपने अंदर लेगा, ठीक है। तो इसको जब खाना, अब वो जो माइक्रोविली जो खाना को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, तो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब खाना क्या हुआ भाई? सब सेल वेल के यहां पर पहुंच गया। सेल वो खाना को लिया, इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। ध्यान देना, ये सब जो मैं प्रोसेस स्टेप बता रहा हूं ना, ये सब स्टेज पर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज एसिमिलेशन ऑफ फूड? एसिमिलेशन क्या है? हाँ, जो सेल जो खाना लेता है ना ब्लड से, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। तो सेल के पास खाना पहुंच गया, तो सेल भाई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके, हाँ, फैट, विटामिन, जो भी एनर्जी चाहिए वो बना देता है। बात खत्म। अब जब हम लोग भात खाए थे, रोटी खाए थे, ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट तो निकल गया, उससे फैट निकल गया, विटामिन निकल गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन कुछ चीज तो बच गया होगा, अनडाइजेस्टेड तो रह गया होगा। कोई चीज तो अनडाइजेस्टेड रह गया होगा ना, ठीक है। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा, वो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट टाइम में क्या होगा कि देखा जाएगा कि उसमें कोई चीज बचा तो नहीं रह गया। यदि कोई चीज बचा रह जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फाइनल एब्जॉर्प्शन वहां पर थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और बाद में क्या हो जाएगा? वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा, वो मीन्स एनस के द्वारा, या मीन्स जो पोटी जो करते हैं, हाँ,
उसके द्वारा क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो खाना कितना स्टेज में, डाइजेशन प्रोसेस कितना स्टेज में कंप्लीट हुआ, 5 स्टेज में कंप्लीट हुआ। तो हम लोग क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक कौन होते हैं, जिनका खाना 5 स्टेज में कंप्लीट, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 5 स्टेज में क्लियर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। समझ में आया? इंजेशन क्या होता है समझ में आया, डाइजेशन समझ में आया, अभी तो आया नहीं होगा लेकिन जस्ट एक रिफरेंस मिला। ठीक है, तो हम लोग को होलोजोइक कहा जाता है। होलोजोइक क्यों कहते हैं, सबको समझ में आया ये बात? आप लोग बताओ, आप लोग बताइए। ये चीज समझ में आया कि नहीं? आया सर। ठीक है, तो होलोजोइक वाला बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर कभी एक क्वेश्चन आप, हाँ बोलिए। सर पैरासाइट एक बार समझा दीजिए ना। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कहने का मतलब क्या, ऐसा जीव, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो रहता है लेकिन उसको हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाकर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कीट पतंग है, ठीक है, अब मान लीजिए चींटी है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड रहा खाने के लिए, लेकिन वो उसी को खा जाता है ना, उसी को नष्ट पहुंचा कर देता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। हाँ, अब जैसे कि देखिए बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, जैसे कि वायरस हुआ, वो हमारे शरीर के अंदर रहेगा और हमारे शरीर को, हम उसको खाना दे रहे हैं और वो हमारे शरीर को ही हानि पहुंचाएगा। ठीक है, जोंक हुआ, जोंक को मान लो हमारे शरीर के पर रहता तो है, वो हमारे शरीर को खून ही पी जाता है, तो ये क्या है, पैरासाइट्स है। समझे इस चीज को, ऐसे जीव को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कभी पूछता है एग्जाम में कि मिक्सोफाइट क्या होता है, मिक्सोट्रॉप्स क्या होता है। यहां पर एग्जाम ए लिखो, यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉप्स, मिक्सोट्रॉप, यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉप्स। मिक्सोट्रॉप्स कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफ कहेंगे। ठीक है, मिक्सोट्रॉफ कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉफ कहेंगे। क्लियर हुआ है बात, व्हाट इज मिक्सोट्रॉफ? ठीक है, तो इसका मिक्सोट्रॉफ का एग्जाम्पल पूछेगा एक दिन एग्जाम में, तो क्या देंगे, यूग्लिना देंगे। यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉफ बिकॉज इट शो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात तो क्लियर हुआ, मिक्सोट्रॉफ क्या होता है। अब यहां पर नेक्स्ट चीज हम लोग देखते क्या है, न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन तो देख लिए कि 2 तरह का होता है, होलोजोइक सब कुछ समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी खाना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक्चुअली यहां पर देखो, एक अभी तो हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम में आपको एक टॉपिक, सेम टॉपिक जो होगा ना, वो बॉटनी में भी आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा यहां से, वो बॉटनी वाला सेक्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, बॉटनी वाला सेक्शन में जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, हाँ, वहां पर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा, यहां से आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन वहां वाला क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, वहां का क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो वो बॉटनी में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स 2 तरह का होता है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा होता है
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दो तरह का होता है। मैक्रो कहने का मतलब बड़ा, कहने का मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ जिसका आवश्यकता आपके शरीर में ज्यादा हो। समझे इस चीज को? ऐसा भोज्य पदार्थ यानी ऐसा खाने का चीज जिसका मात्रा आपके शरीर के लिए ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, और ऐसा भोज्य पदार्थ जिसका आवश्यकता आपके शरीर में कम हो, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। समझे इस चीज को? यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स समझ में आया? मैक्रो कहने का मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ जिसकी आवश्यकता आपके शरीर में ज्यादा हो, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे? ऐसा भोज्य पदार्थ जिसकी आवश्यकता आपके शरीर में कम हो, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। समझे इस चीज को? सबको समझ में आया ये बात? आप लोग को समझ में आया? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मैंने क्या बताया? ऐसा भोज्य पदार्थ जिसकी आवश्यकता ज्यादा हो। ठीक है, तो ज्यादा आपके शरीर में क्या क्या चीज चाहिए? भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसकी आवश्यकता शरीर में सबसे ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा हम लोग को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तीसरा हम लोग को सबसे ज्यादा उसके बाद फैट चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज की आवश्यकता हमारे इसमें सबसे ज्यादा है। इसलिए हम लोग को खाने में देखते हो सबसे ज्यादा क्या खाएंगे? भात खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटीन खाते हैं। उसमें इडली डोसा खाते हैं। हाँ, तो इडली डोसा भी तो इडली इसमें क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट ही तो रहेगा। सादा होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। अरे वो तो बनाएगा, इडली डोसा जो बनाएगा आटा का ही तो बनेगा। चावल का आटा का ही तो बनता है, तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। समझे? तो कोई भी खाना में सबसे ज्यादा यही कार्बोहाइड्रेट ही में चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन चाहिए, उसके बाद फैट चाहिए। ठीक है, तो ये तीन का आवश्यकता हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है। तो ये तीनों क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझ में आया इस चीज को? उसके बाद नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या चाहिए? भाई विटामिन, इसका आवश्यकता कम पड़ता है शरीर में, विटामिन। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स, इसका भी आवश्यकता। अब जैसे मिनरल्स कहने का मतलब नमक। अरे नमक का आवश्यकता कितना है हमारे शरीर में? ठीक है, नमक का आवश्यकता तो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। समझ में आया इस चीज को? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। विटामिन, मिनरल्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्लियर हुआ? आप लोग को ये बात समझ में आया? आप लोग को तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं